प्रीतम, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत बॉटनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं डिस्कशन करवाऊंगा, जो आने वाले आप सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूं। आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है पादप। आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है पादप उत्तक। पादप उत्तक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं फर्स्ट रिवीजन और डिस्कशन करवाऊंगा। तो सीधे मैं आपको टॉपिक पर ले चलता हूं। पादप उत्तक से संबंधित आज का टॉपिक का पहला प्रश्न है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ए में क्या है? जैलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। तो द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक सेकेंडरी प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार होता है कैम्बियम, ऑप्शन सी। वहीं जहाँ तक सवाल है जैलम का, तो जैलम के माध्यम से जो है पानी जो है जैलम के माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर से जड़ के द्वारा जो है एक जैलम माध्यम होता है, इसके माध्यम से पानी जो है पत्तियाँ तक पहुँचती है और यही पत्तियाँ जो है ज़मीन से खनिज लवण और जल के माध्यम से और सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ये अब सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करती है। वहीं जहाँ तक फ्लोएम है तो ये बना हुआ खाद्य पदार्थ, बना हुआ भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचाता है फ्लोएम के माध्यम से। तो सही उत्तर हुआ कैम्बियम, ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया है कि व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है किससे? जैलम से, जैलम से जल, फ्लोएम से जो है खनिज लवण के साथ साथ फ्लोएम से जो है भोजन, कार्क कैम्बियम से प्राप्त होता है कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है कॉर्क, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? आहार वहन के लिए। सही है, आहार वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। और अमीनो अम्ल वहन के लिए नहीं होगा, ऑक्सीजन वहन के लिए नहीं होगा, जल वहन के लिए, जल वहन के लिए जो है जैलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया पेड़ पौधों में जैलम मुक्त जिम्मेवार है किसके लिए? आहार वहन के लिए फ्लोएम, अमीनो एसिड के लिए नहीं होगा, जल वहन के लिए जो होता है ये जैलम का जिम्मेवार होता है, जैलम जिम्मेवार होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है कि ये वृक्ष कितना उम्र हुआ है वृक्ष का, तो किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो इसकी ऊंचाई माप करके नहीं होगा, वार्षिक वलयों की गिनती करके। इसके जैसे वार्षिक वलय होता है इस प्रकार से, तो वार्षिक वलयों की गिनती करके पेड़ पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया कि वायु तक पाया जाता है। वायु तक पाया जाता है किस में? लिथोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में अथवा मेसोफाइट्स में। ये वायु तक जो आपको पाया जाता है ये आपको दिया हुआ है, किस में पाया जाता है वायु तक? तो वायु तक आपको जो पाया जाता है इसमें हाइड्रोफाइट्स में, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स में वायु तक पाया जाता है। प्रश्न 7 में दिया कि आर्किड में बिलोमन उत्तक पाया जाता है किस में? आर्किड में बिलोमन उत्तक किस में पाया जाता है? प्ररोह में, मूल में, पत्तियां में, पुष्प में। ये मूल में पाया जाता है, आर्किड में बिलोमन उत्तक मूल में पाया जाता है, ऑप्शन इसका बी होगा। प्रश्न 8 में दिया हुआ निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? वृद्धि वलय किसकी सक्रियता के कारण बनती है? तो ए में दिया है अंतःरंभीय एधा की, अंतःवृष्टि एधा की, बाह्रवीय एधा की या प्राथमिक एधा की। तो ये होगा अंतःवृष्टीय अंतःरंभीय वेधा के माध्यम से वार्षिक वलय सक्रिय होता है। प्रश्न 9 में दिया समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि क्यों नहीं होते हैं? भूमि बलुई होती है, नहीं, जलवायवीय विभिन्नता होती है, अस्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता होती है। यही सही होगा, अस्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता के कारण जो है उसमें वलय उत्तक नहीं होता है। डी में दिया वायुमंडल में प्रचुर नमी नहीं, ये रीजन नहीं होगा, सही रीजन है ऑप्शन सी। प्रश्न 10 में दिया कि एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? 25 वर्ष, 49 वर्ष, सी में 50 वर्ष, डी में 100 वर्ष। तो 50 वार्षिक वलय मिलता है तो ये इसका उम्र हो जाएगा 50 वर्ष, ऑप्शन सी। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील
भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई। सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ती है? तो 5 फीट, 8 फीट, 9 फीट या 14 फीट। डी में दिया 14 फीट। इनमें से कौन होगा? तो इनमें से उसका हो जाएगा 5 फीट। प्रश्न 12 में जलोद्भिद यानी कि जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद बोलते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरती है? वायु तक की, मृदु तक की, हरित लवक की या दृढ़ो तक की? वायु तक के कारण जल में तैरती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 में शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है किसमें? लंबाई वृद्धि में, मोटाई वृद्धि में, मृदु तक वृद्धि में और वल्लुकुट वृद्धि में। तो इसका हो जाएगा आपको लंबाई वृद्धि में। ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धंसे होते हैं किसके कारण ये होता है? किसमें होता है? समुद्रभेद में नहीं, लवणोभेद का मतलब क्या होता है? जो लवण वाले जल में जो पौधा उगते हैं उसको लवणोभेद बोलते हैं। जल में उगने वाले को जलोद्भिद और मरुभूमि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुद्भिद। मरुद्भिद में रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर नमी की, जल की कमी होती है, जल की कमी होती है। इसीलिए उसमें क्या होता है? रंध्र जो होता है, छिद्र जो होता है कम होता है। इसलिए कम होता है ताकि वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से पेड़ पौधों से जल का हानि अधिक नहीं हो पाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न 15 में शाखाओं में से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण? अपना जीवन काल पूर्ण करने के कारण, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट के कारण, नहीं, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने के कारण। इसका सही हो जाएगा कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दैनिक काल से के छोटा, ये नहीं होगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि विलोमन की आवश्यकता होती है कैसे? पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा नमी के अवशोषण के लिए विलोमन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है क्या? लंबाई वृद्धि में, मोटाई के वृद्धि में, मृदु तक के वृद्धि में और वल्कुट वृद्धि में। तो सही हो जाएगा मोटाई के वृद्धि में। ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में दिया है कि एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? जड़ों से पत्तियों को खनिज और लवण का परिवहन, बी में एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के प्रति अपरागम्य, सी में पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, डी में पौधों की शाक भक्षी जंतुओं से रक्षा करना। ऑप्शन इसका हो जाएगा पौधों से पत्तियों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। ये किसका कार्य है? ये एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है। प्रश्न 19 में वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सीड्रस देवदार से, साइकस से, फाइकस से या कॉर्कस से? ये होता क्वेकर्स से प्राप्त होता। ऑप्शन डी। प्रश्न 20 में सेट 1 का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जगदीश चंद्र बोस ने, बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी और डी में दिया है NS परिहार ने। तो सही उसका सटीक उत्तर हो जाएगा JC बोस ने। इस प्रकार से सेट का 1 से लेके 20 प्रश्नों का मैंने फटाफट डिस्कशन और रिवीजन करवाया। अब मैं सेट आपको 2 पर ले चलता हूँ। सेट 2 में केवल एक ही प्रश्न दिया हुआ कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग ऐसे पत्ते और तने की एक नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? मृदु तक, बी में दिया है किसले सातक, सी में दिया हुआ कि दृढ़ोदक और डी में दिया दारू और पोषवात। इसका सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ोतक। इस प्रकार से हमने एक सेट 2 का केवल एक ही प्रश्न था उसका डिस्कशन करवाया। यह प्रयास मेरा कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप बताएंगे। धन्यवाद।